आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। बेसिकली जैसा कि लास्ट नाइट की बात है, आप लोगों ने ही शेयर किया है कि सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसमें से काफ़ी पोर्शन आया है एफपीएससी के एग्ज़ाम में। तो जिन लोगों का 31st को टेस्ट है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनको एक सहूलत दें उनके लिए। ये चैप्टर पहले हम पढ़ लें। तो आपको पता है डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के रेडियस की बात करें तो अगर आप जनरली एटम को देखते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर का एटम का रेडियस होता है, जबकि एक न्यूक्लियस जो होता है उसका जो रेडियस होता है वो एटम से कम होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो एटम के अंदर आ रहा है। तो 10⁻⁻14 होता है। और आप जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो इस फार्मूले के मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आर नाट होता है ये एक कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.5 10⁻⁻15 मीटर इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ए जो होता है ये अटामिक मास को बताता है, ठीक है, या मास नंबर को बताता है बेसिकली। ये ए होता है मास नंबर, ठीक है जी। और अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की तो ये 1/10⁻12 पार्ट होता है एक एटम का। यानी ये एटम जो है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो ये इतना छोटा इसका वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का। और डेंसिटी की बात करें तो एटम की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस की वो 2 × 10⁻²⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी। ठीक है जी। अब आपको पता है एटम जो होता है ये स्फेरिकल इन नेचर होता है, तो आप स्फेयर का फार्मूला लगाकर इसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10⁻12 टाइम्स जो डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस की हाई होती है एक एटम से। और न्यूक्लियस की आप बात करो तो न्यूक्लियस में आपको दो चीजें मिलती हैं, एक प्रोटॉन्स होती हैं, दूसरे न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियस में दो तरह की बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होती है वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। और न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। जबकि अगर आप बात करो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान होती है। और बेसिकली ये दोनों तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। जबकि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इसके ऊपर मैं अलग से आपको लेक्चर जो हैं वो डेमो लेक्चर में दिए गए थे वो सेंड कर दूंगा, ताकि आप न्यूक्लियर फोर्स के मुतालिक अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकें। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की। तो हमने बात कर ली है, तो हम एक टर्म्स हैं छोटी मोटी उनको देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद, या जो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद को आप एटॉमिक नंबर कहते हो। यानी न्यूट्रल एटम में जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। अगर चार्ज एटम है तो एटॉमिक नंबर फिर अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप प्रोटॉन्स को ले लेते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है मास नंबर। मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। और एटॉमिक मास आ जाता है आपके पास। एटॉमिक मास जो होता है ये बेसिकली आपको मिलता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सक्लूडेड। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है, और ये बहुत छोटा होता है। हम क्या करते हैं कि इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ये जो मास होता है ना इसमें हम इसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं,
तो जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको आप क्या कहते हो, एटॉमिक मास कहते हो। उसको क्या कहते हो, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो तादाद होती है ना, मास नंबर तादाद बताता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का कितना मास है, इनकी जो समेशन होती है उसको आप क्या बोलते हो जी, एटॉमिक मास बोलते हो। और ये आप स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस के जरिए कैलकुलेट करते हो, और यूजुअली आप इस तरह से लिखते हो, यहाँ पे आप मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर को बता रहे हो, तो जेड। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियाइड की। न्यूक्लियाइड क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियाइड जो होता है ये किसी भी न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक आइसोटोप होता है, न्यूक्लियस ऑफ अ स्पेसिफिक आइसोटोप। यानी आपके पास है कार्बन 12, फिर आपके पास है कार्बन 13, और फिर आपके पास है कार्बन 14। तो अब किसी भी स्पेसिफिक आइसोटोप की जो न्यूक्लियस होगी वो न्यूक्लियाइड कहलाती है। ये आइसोटोप में से जिस मर्जी की न्यूक्लियस को आप ले लें तो वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियाइड हो जाएगी। अब इनकी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं न्यूक्लियाइड की, तो ये आपके पास आइसोटोप्स हो सकते हैं। नंबर 1 हम इसको देखते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखिए जो आइसोटोप्स होते हैं आपके पास, वो आपको पता है उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, जबकि जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। या दूसरे लफ्जों में हम बात करें कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होती हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती हैं। एक्चुअल में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। और आपके पास जो मास नंबर होता है वो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करता है, ये बात आपने याद रखनी है। मिसाल के तौर पर सोडियम 1123 एंड सोडियम 1124, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट है। तो ये पहली टाइप थी। दूसरी टाइप आपके पास आ जाती है आइसोबार। देखिए न्यूक्लियाइड, ऐसे न्यूक्लियाइड जिनमें सेम मास नंबर हो, मास नंबर जो है वो सेम है, डिफरेंट होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं डिफरेंट, लेकिन उनमें जो आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर है उनका वो डिफरेंट होता है। लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए होता है, सेम एलिमेंट ऐसा पोजेस नहीं करते। डिफरेंट एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं डिफरेंट नेचर के। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने देखे होंगे कि सोडियम 1124, इसका मास है 24। मैग्नीशियम 1224, इसका मास है 24। आप देखें दोनों का मास इक्वल है, जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे न्यूक्लियाई को या न्यूक्लियाइड्स को आइसोबार कहते हैं। तीसरा आपके पास आ जाता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो न्यूक्लियाइड होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है कार्बन 613 एंड नाइट्रोजन 714। जरा आप चेक करें इनमें, इसमें आप देखें तो प्रोटॉन 6 हैं, और ये प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो वो 7 हैं। इसमें आप बात करो प्रोटॉन की तो 7 प्रोटॉन है, जबकि न्यूट्रॉन की बात करो तो 7 न्यूट्रॉन है। तो ये देख सकते हैं आप, न्यूट्रॉन सेम है जबकि प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट है। तो ऐसे न्यूक्लियाइड जो होते हैं वो एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाते हैं। इसके बाद फोर्थ आपके पास आ जाता है मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई, देखिए इनको आइसोबार कहते हैं। मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि इनको आइसोबार क्यों कहते हैं। वाई मिरर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज आइसोबार, ये आपने ढूंढ के ग्रुप में सेंड कर देनी है, ठीक है, बनाकर अच्छे से। आइसोबार होते हैं जिनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ एक यूनिट से डिफर कर रहे होते हैं। दो एलिमेंट होते हैं डिफरेंट, जबकि उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एक यूनिट से डिफर कर रहे होते हैं। क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ।
आपके पास है कार्बन 613 और आपके पास है हीलियम 23। अब आप जरा गौर करो तो इसमें प्रोटॉन आपके पास 6 हैं और न्यूट्रॉन आपके पास 7 हैं। इनकी तादाद में डिफरेंस क्या है? 1 का। और यहाँ पे जरा चेक करो, प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 1 है, तो इनकी तादाद में डिफरेंस क्या है? 1 का। तो ये न्यूक्लियाई जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो जस्ट 1 यूनिट से डिफर कर रहे होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाइड जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद न्यूक्लियर आइसोमर्स आ जाते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपके पास आइसोमर्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब कुछ सेम होता है, लेकिन उनमें जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट कर रही है, वेरी कर रही होती है एनर्जी। मिसाल के तौर पर कोबाल्ट 60 और इसके साथ कोबाल्ट 60 M के ये जब बन रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये कोबाल्ट बगैर एनर्जी के इमिट हो गया है, और ये एम जो है ये स्टैंड्स फॉर मैटर। और ये जो मैटर होता है ये कुछ मैटर के साथ बन जाता है, और ये एक ह्यूज अमाउंट में ये एनर्जी को कैरी कर रहा होता है अपने अंदर में। तो ये आपके पास होते हैं जी न्यूक्लियर आइसोमर्स। ये आपके पास कुछ टाइप्स थी इनकी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास कुछ टर्म्स आ जाती जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से भी, और जनरल टर्म्स इनको हम इनको हेडिंग दे देते हैं जनरल टर्म्स की। तो जनरल टर्म्स में आपके पास क्या चीजें आ जाती है? नंबर 1 आपके पास आ जाते हैं आइसोटर्स। देखिए आइसोटर्स वो स्पीशीज होती हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, उनको आइसोटर्स कहते हैं। मिसाल दूं अगर आपको तो BF3 एंड BCl3, अगर आप गौर करें इन दोनों में तो यहाँ पर आपको क्लियरली मिल जाएगा कि जो आपके पास BF3 है इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और BCl3 का भी आपको पता है कि बेटा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आपके पास NH3 और PH3, इनका भी सेम स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक दूसरे के आइसोटर्स होते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आप कहते हैं। इसकी मिसाल आपके पास है कि ये सी कार्बन के ऊपर -4 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर -3, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है। इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाए तो इसके ऊपर अभी ये सब के सब 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये दो बेसिक टर्म थी, इसके बाद आ जाता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास FAM। देखिए जो आइसोटोप्स होते हैं ना उनका जो मास होता है वो फ्रैक्शन में होता है। जैसे नियोन है तो इसका कुछ आई थिंक तो 20.18 इसका ओवरऑल जो मास निकल कर आता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट आइसोटोप्स जो होते हैं उनका जो मास होता है वो फ्रैक्शन में होता है। तो उनके मासेस की जो फ्रैक्शंस होती है ना उनको हम लेकर जो मास कैलकुलेट करते हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर एवरेज एटॉमिक मास भी से कहते हैं। एवरेज एटॉमिक मास आप लेते हो A1 जो होता है ये एटॉमिक मास है एक आइसोटोप का, और N1 जो है यहाँ पर ये उस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस है कि वो कितना पाया जा रहा है एज कंपेयर टू अदर वन। ये A2 है और ये N2 है। इसको आप 100 से डिवाइड करते तो ये फ्रैक्शनल आता है, क्योंकि जो मास होता है ना आइसोटोप्स का वो एक्चुअल में फ्रैक्शन में होता है, जिसकी वजह से जो वैल्यू आती है वो भी फ्रैक्शन में आती है। तो इस मास को आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हो। ठीक हो गया। जैसे क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पास ये डिवाइड करने से और इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो फ्रैक्शंस में होती है।
तो बाज औकात रिलेटिव अबंडेंस फ्रैक्शन में होती है, और बाज औकात जो इनके आइसोटोप का मास होता है वो फ्रैक्शन में होता है। तो दोनों रीजंस की वजह से इनका जो मास निकल कर आता है वो क्या होता है जी, फ्रैक्शंस में होता है। अब आपके पास आ जाती है कुछ टर्म्स हैं, न्यूक्लियस की शेप की बात कर लेते हैं हम। न्यूक्लियस शेप, तो याद रखें फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो न्यूक्लियर की शेप होती है वो स्फेरिकल इन नेचर होती है, और इसकी डेविएशन कोई 10% के करीब आप एज्यूम कर सकते हो। इसके बाद आप बात करो तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो साइज ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियस इज डिफरेंट। जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना वो डिफरेंट होता है, हर न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। ये रेडियस होता है न्यूक्लियस का ना, यहाँ से लेके सेंटर से लेके एंड तक जहाँ पे न्यूक्लियस खत्म होती है वहां तक का जो फासला होता है वो उसका रेडियस होता है। और ये कैलकुलेट करते हो 4/3 पाई आई आर क्यूब से। आर बेसिकली रेडियस है, ये वॉल्यूम है, ये स्फेयर का फार्मूला होता है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास नंबर के, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के। तो ये आपके पास ए के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और आर क्यूब आपके पास ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहां से। अब हमने मान लिया कि 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। और इसकी जगह पे हम ये आर नाट लिख देते हैं। ये क्या लिख देते हैं, इसकी जगह में आर नाट लिख देते हैं। और इसको खत्म करो आप बेटा, तो ये आर नाट ए की पावर 1/3 आ जाएगा। तो ये मैंने प्रूव भी कर दिया है कि आप रेडियस को कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी का आपको बता दिया है, और डेंसिटी भी बता दी गई है कि कितनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होती है कि ये देखा गया बाजुकात ये होता है कि आपके पास कोई हैवी न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, तो वो टूटना चाहता है, और वो टूट कर कोई अगर उसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना चाहते हैं, टूट कर वो आप कह सकते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस में आना चाहता है। स्टेबल में आएगा वो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके, जिसको आप न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि कोई ही आप कह सकते हैं कि लाइटर न्यूक्लियाई होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोटॉन की कमी होती है या न्यूट्रॉन की कमी होती है, तो वो कंबाइन होकर एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाना चाहता है जो कि स्टेबल होता है, ठीक हो गया। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो होती है बेसिकली ये डिपेंड कर रही होती है उनके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद के ऊपर, ठीक है। अगर तो वो एक चीज बैलेंस्ड है दूसरी बैलेंस्ड नहीं है, तो क्या होगा, वो फिर न्यूक्लियस जो होगा वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो स्पॉन्टेनियसली इमिशन ऑफ रेडिएशंस को रेडियो एक्टिविटी आप कहते हो, ठीक है। और स्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो रेडिएशंस को इमिट नहीं करता, ठीक है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा होता है, वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन शो करवाते हैं, यानी टूट रहे होते स्पॉन्टेनियसली, और वो रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 उनमें आपके पास आ जाता है फैक्टर इवन, इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इवन और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, ये हम देखेंगे। नंबर 3 पे आपके पास आ जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। नंबर 4 पे आपके पास बाइंडिंग एनर्जी। नंबर 5 पे आपके पास न्यूक्लियर शेल मॉडल। ये 5 चीजें हमने डिस्कस करनी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब हम वन बाई वन इनको देखते हैं। पहला है जी इवन एंड ऑड नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसकी हम बात कर लेते हैं जी। देखें, एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 900 न्यूक्लाइड जो हैं अवेलेबल हैं, और इसमें 280 के करीब या 272 भी बाज इंडियन बुक्स में लिखा हुआ है, पाकिस्तानी बुक में एफएससी में 280 लिखा हुआ है, ये स्टेबल है। ठीक है, ये 272 स्टेबल हैं जी। और बाकी जो है वो रेडियो एक्टिव है, यानी वो रेडिएशंस को इमिट कर रही हैं, वो अनस्टेबल है। और अगर हम बात करें तो 272 में भी 85% ऐसे न्यूक्लियस हैं जो जिनमें प्रोटॉन भी इवन है, उनका उनके प्रोटॉन भी इवन है, और उनकी जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो भी इवन है। ठीक हो गया। और बाकी जो 15% बचते हैं उनमें ऑड प्रोटॉन हो सकते हैं या इवन न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, आपको सारी न्यूक्लियस जो है इनकी क्लासिफिकेशन की बात कर देते हैं, स्टेबल जो न्यूक्लियस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूक्लियाइड टाइप की, न्यूक्लियाइड टाइप कौन सी है, यहाँ पे हम लिखते हैं उसमें प्रोटॉन इवन है या ऑड है, यहाँ पे हम लिखेंगे उसके न्यूट्रॉन की बात, और यहाँ पे हम करेंगे कि कितने आइसोटॉप्स हैं, नंबर ऑफ आइसोटॉप कितने हैं जो कि स्टेबल है। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब देखें न्यूक्लाइड की, अब सबसे पहले टाइप की बात करें तो आपके पास आ जाता है ये वे वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है इस कॉलम को, पहला हम इसको वन का नंबरिंग का नाम दे देते हैं। अगर प्रोटॉन ही वन हो और न्यूट्रॉन भी वन हो तो बेटा ये 160 की तादाद होती है। इसमें मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हीलियम 24, मैग्नीशियम 1224 और ऑक्सीजन 816 वगैरह वगैरह, ये सारी इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसके बाद अगर आप बात करो टू की के, उसमें आपके पास है इवन प्रोटॉन लेकिन न्यूट्रॉन ऑड है, उसकी तादाद है 56, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट ये स्टेबल होते हैं। और ये आपके पास आ जाते हैं, ये ऑक्सीजन 8 से 17, मैग्नीशियम 1225 वगैरह। इसके बाद थर्ड आपके पास आ जाता है जी, जिसमें ऑड प्रोटॉन है, इवन इवन आपके पास न्यूट्रॉन है, और ये तादाद है 52 की। इसमें लिथियम 37, फ्लोरीन 919 और कॉपर आपके पास 2963 आ जाता है। इसके बाद फोर्थ आपके पास आ जाता है ऑड प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन। तो इसमें ये चार न्यूक्लियस हैं, ये आप याद रख लें, 1 2, लिथियम 3 6 और बोरोन 5 10। आप जरा गौर करें तो आपको ये याद हो जाएगा, नाइट्रोजन 7 14। ठीक है, ये आपको अभी याद हो जाएगा, इसमें जरा आप गौर करें तो ये 1 3 5 और 7, इनका जो आप याद रख लें कि मास जो है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो इवन है, जबकि आपके पास जो मास है वो इनका इसका क्या बात करती, जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड है, जो मास है वो इनका इवन है, और इसमें चार का डिफरेंस आ रहा है, आप जरा गौर कर लें। तो ये चार ही हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन और नाइट्रोजन, ये चार ऐसे होते हैं। ठीक है जी। अब ये ऑड ऑड वाले जो इवन वाले क्यों स्टेबल होते हैं, देखें पता क्या होता है, आपको भी बात पता है कि ये जो पेयरिंग होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होती है वो स्पिन शो कर रही होती है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक प्रोटॉन क्लॉकवाइज शो कर रहा है तो दूसरा प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है। तो ये एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ये स्टेबल रह सकते हैं, तो यही रीजन होती है इनकी स्टेबिलिटी की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। ये क्या है, बेसिकली न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो भी हमें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताती है, और ये इस रिलेशन को एक्सप्लेन करती है कि अगर आप ले लो एक्स एक्सिस के ऊपर एटॉमिक नंबर को ले लो और वाई एक्सिस के ऊपर आप नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स को ले लो और एक्स एक्सिस पे आप प्रोटॉन ले लो।